हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 11th के लिए भूगोल जियोग्राफी का जो आपके पेपर होने वाला है 11:30 बजे, उसके बारे में। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए बेहतरीन ढंग से इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि हिमालय के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस प्रकार की प्लेट सीमा है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा अपना, जिसको बोलेंगे महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा गया है खनिजों की भौतिक विशेषता क्या होती है? तो खनिजों में चमक भी होती है, विभंजन यानी फ्रैक्चर भी होता है, रंग कलर भी होता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या कर देंगे, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रिया है? कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन अपना पटल विरूपण होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा अपने। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, प्रति 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने की दर क्या होती है? तो जैसे ही हम 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से सबसे ऊंचे बादल है उनका नाम क्या है? तो क्या है अपने, पक्षाब सबसे ऊपर वाला बादल है, सीरस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, मतलब सौर विकिरण को आने तो देती है बट उसको पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, वापस जाने नहीं देती? तो ये CO2 है। कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक लक्षण जो है, लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है वो भौतिक लक्षण होगा, जैसे मैदान। ठीक है ना, प्लेन्स जो होते हैं जिनमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। बाकी पोर्ट यानी बंदरगाह, पतन जो हो गया बनाए जाते हैं, सड़क, जल उद्यान, ये मानव द्वारा बनाए गए। ठीक है, अगला है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? ध्यान रखना, इसमें पीछे वर्ष जरूर लिखा है, ईयर जरूर लिखा है, लेकिन इसका समय से कोई लेना देना नहीं, इसका दूरी से लेना देना, डिस्टेंस। ठीक है ना, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये होती है अपने उपभू के टाइम। ठीक है ना, पेरिजी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अपशोर उपसोर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, उधर आप जाके एक बार और जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है और आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपके देखे हुए सारे क्वेश्चन फिर भी आप एक बार इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, लवणीयता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम 1000 ग्राम, ठीक है, बेस क्या लिया जाता है? 1000 ग्राम। ठीक है ना। अगला है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये सारी ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति में आते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष, वर्ष पूछा हमसे तो हम बोल देंगे 2005 में भाई ये लागू हुआ था। ठीक है, 2005 में। डेट पूछे तो आप लिख सकते हैं 23 दिसंबर। ठीक है, कब? 23 दिसंबर 2005। अगला प्रश्न पूछा है कि अंडमान निकोबार को डैश जल क्षेत्र अलग करता है? तो यहाँ पे जल क्षेत्र को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, सामान्यतः वृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर होता है, 7 डेज का गैप होता है अपने स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल है डैश। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, या शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने, मृदा के आवरण का विनाश क्या कहलाता है? तो इसे सोइल एरोजन कहते हैं, यानी मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश से प्रारंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है? तो ये किससे? उत्पादक से शुरू होकर तृतीयक उपभोक्ता तक जो चीज जाती है उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। ठीक है ना, श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, जिसमें पूछा है कि भू आकृति को प्रभावित करने वाले या भू आकृति कारकों के नाम बताइए। कोई 2 नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तो वायु करती है, वायु यानी विंड करेगी, और एक बोल देंगे हिमनद, हिमनद होती है, या जैविक कारक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे आपको कोई 2 बताने। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं अपने। ठीक है, और विंड हो सकती है, ग्राउंड वाटर हो सकता है। ठीक है, ओशियंस हो सकते हैं।
अगला, संसार में सबसे अधिक लवणता वाले 2 क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ लवणता, मतलब खारे पानी के जो सॉल्टी जगह ना हाईएस्ट, उनके नाम बताना है। तो एक तो अपने डेड सी है, डेड सी, मृत सागर जिसको हम कहते हैं, क्या, मृत सागर। ठीक है, एक मृत सागर लिखना है और अपनी बुक के अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है ना। तो एक मृत सागर लिख देंगे और एक लिख देंगे वॉन झील। क्या लिख देंगे? वॉन लेक, वॉन झील। ठीक है, ये 2 नाम याद रखने हैं। अगला है अपने तरंग गर्त और तरंग शिखर और गर्त क्या होता है, ध्यान रखना। तरंग ये जब ऐसे चलती है ना, इसमें ये कहलाता है, ये जो ऊपर उभरा हुआ भाग होता है ये होता है शिखर। क्या होता है अपने? शिखर। ठीक है, और ये जो नीचे हिस्सा आया हुआ होता है इसे बोलते हैं गर्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट अपने ये ऊपर वाला हिस्सा, ट्रफ ये नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। फिर अपने पूछा है कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो ये कौन विद्वान थे? तो अर्नेस्ट हैकल थे। कौन थे? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने ये प्रयोग किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। और चक्रवाती और प्रति चक्रवाती संचरण में आपको एक अंतर बताना है कि चक्रवाती क्या होता है। तो देखिए, चक्रवाती जो होते हैं ना, इनमें वायु दाब निम्न वायु दाब के होते हैं ये, और ये बाहर की ओर बढ़ते हैं। जबकि प्रति चक्रवाती होते हैं ना, ये होते हैं अपने उच्च वायु दाब होता है इनमें, और बाहर की ओर ये घटते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता कितनी होती है। ठीक है ना, आपको पता नहीं एवरेज स्लोप जो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसकी कितनी है, तो 0.1 डिग्री होती है। ठीक है ना, ये आपको बताना लिखना है। ठीक है, फिर बोला है अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है, व्हाट इज डेट्रिटस फूड चेन। तो ये क्या होता है, ये बड़ा ही सिंपल चीज है। क्या ये अपरद जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, ये मृत जीवों से शुरू होती है। किससे? मृत जीवों से शुरू होकर फिर इनको खाने वाले अपघटक, फिर उनको खाने वाले भक्षक, उनको खाने वाले मांसाहारी और तक जाती हैं, उसे हम बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मुख्य पॉइंट क्या है इसमें कि मृत जीवों से कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर शुरू करते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, तो ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिछले पेपर में। ठीक है, क्या कि जलवायु होती है, स्थलाकृति होती है जिसे टोपोग्राफी बोलते हैं, जैवमंडल बायोस्फीयर होगा, टाइम होगा, एल्टीट्यूड होगा, समय, ऊंचाई वगैरह सब इसमें निर्भर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि फूलों की बौछार नामक जो वर्षा है ना, ये कहाँ होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वर्षा एक टाइप की होती है जो विशेष तौर से गर्मियों में होती है। तो ये कहाँ पर होती है, तो ये केरल और कर्नाटक। किसमें? केरल व कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा के 2 रूप बताइए। प्राकृतिक आपदा भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, तूफान हो सकता है, कई रूप आप लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान में उत्तरदायी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां अनुकूल होती है। तो क्या बोला, उष्णकटिबंधीय के लिए कैसी परिस्थितियां होती है, तो एक तो जब समुद्री जो जल होता है वो सतह गर्म हो जाता है तब ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें और कंडीशन कैरोलियस बल हो सकता है, निम्न दाब हो सकता है, उच्च आर्द्रता हो सकती है। ठीक है, और ये आपको लिख देना है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है जिसमें हमसे पूछा है कि मृदा अपरदन के कोई 2 रूप बताइए। तो सोइल इरोजन 2 रूप क्या होता है, एक तो बोल सकते हैं चादर अपरदन। इसमें क्या होता है, मृदा धीरे धीरे ऊपर वाली परत जाती रहती है और पता नहीं चलता है। और दूसरी होती है नाली अपरदन। नाली अपरदन में क्या होता है कि पानी के बहाव से एक नाली जैसा गड्ढा बनता जाता है और धीरे धीरे बहुत गहरा हो जाता है। तो ये आपको मृदा अपरदन के, सोइल इरोजन के 2 फॉर्म लिख देने हैं। ठीक है, फिर बोला है कि महासागरीय धाराओं और तरंगों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो महासागरीय और धाराएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है। देखिए कि महासागरीय धाराएं जो होती है एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह की ओर चलती रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और दूसरी जल तरंग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति में प्रवाह होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना। ठीक है, अगला है काली मिट्टी की 3 विशेषताएं। तो काली मिट्टी का रंग एक काला होता है। ठीक है, और उच्च जल धारण क्षमता होती है, और कपास के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, और क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता मतलब ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। ठीक है,
अगला है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मानवीय गतिविधियां कौन सी है? तो मानवीय गतिविधियां बहुत है। मानव घर बना रहे हैं, अपने खनन कार्य, कृषि कर रहा है, वनों की कटाई कर रहा है, अतिचारण कर रहा है, ठीक है ना, और वीर निर्माण, डैम बना रहा है, बांध बना रहा है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये हम इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला है अपने महासागरीय अधस्थल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। कोई 3 भाग लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं इसमें कि एक तो महाद्वीपीय शेल्फ हो जाएगा, एक ढाल हो जाएगा, बेसिन वगैरह होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बेसिन हो गए, गर्त हो गए, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय गर्त प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पे जो प्लेटें होती है उनका प्रमाण पता किया जा सके, अभी सारी प्लेटों की सीमाएं जहाँ पर होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो बल लगता है उस बल के कारण ये उत्पन्न होते हैं। कौन सा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो बल लगता है उसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ये लिखना आपको। पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे है? तो देखिए क्या होता है कि भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाती है, ऊंची लहरें आती है, उसके कारण ये थोड़ी अलग रहती है, ठीक है, दोनों जगहों की अवस्थाएं, ठीक है। फिर आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 प्रावस्थाएं लिखनी है। तो 3 प्रावस्थाएं क्या होती हैं कि आपदा जहां पे आई है, एक तो पूर्व आपदा होगी, पूर्व आपदा मतलब आपदा से पहले क्या तैयारी है, फिर आपदा के दौरान क्या तैयारी है, क्या आपदा के दौरान क्या काम कर रहे हैं, और फिर आपदा के बाद मतलब बिफोर डिजास्टर, इन डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर, ठीक है ना। तो उसके बाद में पहले और दौरान क्या क्या काम किए जा सकते हैं। आपके अनुसार संकट किस दिशा में आपदा बन जाता है? तो संकट कब बन जाता है? जब वो बड़े क्षेत्र को या बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, बुनियादी ढांचे, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तब, ठीक है। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाए, जहां बांध टूट चुके हैं, ठीक है, घरों में समस्याएं आ चुकी है, घर टूट चुके हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, तब वो संकट जो होता है आपदा बन जाता है, ठीक है। फिर है भारत में बाढ़ नियंत्रण के कोई 3 उपाय बताइए। तो बाढ़ मतलब पानी ज्यादा आ रहा है तो पहले तो एक डैम बना देंगे, ठीक है, मतलब नदी तटबंध बांध बना देंगे, बांधों का निर्माण करेंगे, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे, प्रणाली को सुधार करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 2-3 प्रयोग हम लिख सकते हैं उपाय। फिर वन और वन्य जीव संरक्षण लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सिंपल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कैसे कि लोगों को इसके बारे में सचेत किया जाए, मानव का वनों में हस्तक्षेप कम किया जाए, ठीक है, जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आपके अनुसार मानव जाति जंतुओं के लिए क्या महत्व है? बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक जंतु है तब तक मानव सर्वाइव करेगा, क्योंकि जंतु होने के कारण ही वन सुरक्षित है। अगर जीव जंतु वनों में नहीं रहेंगे तो वन सुरक्षित नहीं रहेंगे, लोग उनको काट देंगे, ठीक है। तो जंतुओं का रहना मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और उसके कारण ही मानव जाति का अस्तित्व होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बिना जो खाद मिलती है उनसे पेड़ पौधे उगते हैं, तो सारा आपस में जो है कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, ठीक है। अगला है मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताइए। तो 3 उपाय क्या कर सकते हैं कि एक तो हम मृदा के लिए वन लगा सकते हैं, मृदा संरक्षण के लिए, ठीक है, और समुच्च प्रकार की खेती की जा सकती है, पाटीदार खेती की जा सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मृदा संरक्षण के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का यानी रासायनिक उर्वरक का कम उपयोग करेंगे। फिर जैव विविधता के ह्रास को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जैव विविधता ह्रास के लिए पहले तो जैव विविधता सुरक्षित करने के लिए सभी जीवों को बचाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, जलवायु बचानी चाहिए, ठीक है। और जो विस्थापित हो चुके हैं जीव उनको पुनर्विस्थापित मतलब पुनर्स्थापित करना चाहिए, ठीक है। लोगों को जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अपने ये तरीके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर विश्व का मानचित्र है, उसमें आपको ये चीजें दिखानी है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। फिर अपने भारत के मानचित्र में ये चीजें दिखानी है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बड़े हैं इनका ढंग से आपको कर लेना है। यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, आप में इसमें किस प्रकार से भरोगे ये आपको तय करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।